Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने लास्ट लेक्चर के दरमियान सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको सीएम लिख रहा हूं मैं सेंटर ऑफ मास के लिए, सीएम ऑफ अ लैमिना। अब बच्चों लैमिना क्या होता है? तो लैमिना बोलते हैं थिन प्लेट को, थिन शीट को, जिसके डेंसिटी पूरे में यूनिफॉर्म होते हैं। यानी ऐसा शीट, ऐसा थिन शीट, ऐसा थिन प्लेट जिसके डेंसिटी पूरे में एक होते हैं, पूरे में डेंसिटी सेम होते हैं, ऐसे शीट को, ऐसे प्लेट को लैमिना कहा जाता है। और लैमिना की प्रॉपर्टी है कि इसके जो मास होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अब इसमें डिफरेंट टाइप के हम लोग शेप लेंगे। लैमिना की डिफरेंट शेप्स एग्जाम्स में आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं। जैसे एल शेप का लैमिना, इंग्लिश लेटर एल के जैसा शेप होगा। फ्लैग शेप, जैसे फ्लैग होते हैं, झंडा, झंडा फहराते हैं, उस समय जो फ्लैग का जो शेप होता है उस शेप का लैमिना। टी, इंग्लिश लेटर टी शेप, यू शेप, बहुत सारे जो इंग्लिश लेटर्स हैं उसके शेप्स में हमें लैमिना दिए जाते हैं एग्जाम्स में, और हमसे मांगा जाता है कि आप उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाइए। बच्चों, मैं आपको प्रोसेस में स्टेप्स बना देता हूं, आप उन स्टेप्स को यूज करेंगे बहुत आसानी से लैमिना की सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स आप निकाल पाएंगे। आइए कौन कौन से स्टेप्स हैं, मैं स्टेप्स लिख देता हूं, प्रोसेस लिख देता हूं, ताकि आप आसानी से काम कर सकें। फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, पहले जो लैमिना होगा हमारा, उस पूरे का मास, उस पूरे का एरिया, सपोज करिए लेट मास ऑफ गिवन लैमिना इज एम, कैपिटल एम लिया हमने, एंड इट्स एरिया इज ए, यानी पूरे लैमिना का एरिया ए है। देन इट्स मास पर यूनिट एरिया, मैं इसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, ये लेटर सिग्मा से मैं डिनोट कर रहा हूं लैमिना की मास पर यूनिट एरिया को। नाउ दिस इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। अब जैसे मास हम लोगों ने ले रखा है m, एरिया लिया हुआ है a, बहुत लोग इसको सरफेस डेंसिटी ऑफ मास भी कहते हैं, क्योंकि एरिया में सरफेस होता है, सरफेस के पास एरिया होता है, इस वजह से बहुत लोग इसको मास पर यूनिट एरिया को सरफेस डेंसिटी ऑफ मास भी कहते हैं। एंड डेंसिटी वर्ड जब भी आ गया तो हम उसको कांस्टेंट लेंगे। अब सेकेंड स्टेप लेते हैं, डिवाइड द लैमिना, यानी गिवन लैमिना, यानी जो हमें प्लेट, जो हमें शीट दिया गया लैमिना, तो डिवाइड द लैमिना इनटू मिनिमम number of rectangular
and square shaped प्लेट्स या फिर कहिए सेट्स जो लेमिना हमें दिया गया है उस लेमिना को डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बांट देते हैं इनटू मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप्ड प्लेट्स। मतलब कि जो लेमिना है उसको कम से कम नंबर, कम से कम संख्या में रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर स्क्वायर प्लेट में हम डिवाइड कर लेते हैं। सिंपली कहिए कि लेमिना को रेक्टेंगल में और स्क्वायर में हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट देते हैं। अब सपोज ये जो हमने बांटा, जो पार्ट्स हमने बना दिया, रेक्टेंगुलर पार्ट्स, स्क्वायर पार्ट्स जो हम लोगों ने बना दिया, अब इसके मासेस, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पहले हम उसका पता लगा लेंगे। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप्ड प्लेट्स में हमने जो बांट दिया लेमिना को, इन प्लेट्स को हम पार्ट्स बोलेंगे। लेट masses of these rectangular and square parts are M1 एक पार्ट का मास, M2 दूसरे पार्ट का मास, सो ऑन, इस तरह से Mn, यदि n पार्ट है तो n पार्ट के मास को हमने सपोज किया। their area are A1, A2 सो ऑन AN, यानी कि एक पार्ट का एरिया A1, दूसरे पार्ट का A2, तीसरे पार्ट का उसी तरह A3, n पार्ट्स है तो nth पार्ट का AN, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दोज पार्ट्स आर C1, एक पार्ट जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर पार्ट होंगे उसके एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए C1, दूसरे पार्ट का C2 एंड सो ऑन। इसी तरह से n पार्ट्स हैं तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग सपोज कर रहे हैं CN रेस्पेक्टिवली। अब देखिए बच्चों, जितने भी पार्ट्स हैं उनके हम मास का पता लगाएंगे। इसके लिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, सिग्मा इक्वल टू मास बाई एरिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर मास इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया हो जाएंगे। एंड सो एक पार्ट का मास M1 इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया A1, एक पार्ट का एरिया A1, उस पार्ट का मास M1 निकाल लिया हमने। अब एरिया निकाल लेंगे, जो भी रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं, स्क्वायर पार्ट्स हैं, उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी से एरिया निकल जाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टू ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर जान ही रहे हैं ऑलरेडी। नाउ सेकंड पार्ट का मास सिग्मा A2 एंड सो ऑन। इसी तरह से nth पार्ट का मास Mn इक्वल टू सिग्मा एरिया AN। अब सभी पार्ट का मास निकालने के बाद अब हम थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप अब हम ले रहे हैं। मास मालूम हो गया,
अब आपको जैसा कि ऑलरेडी पता है, किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी के सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। और हम लोगों ने भी फर्स्ट लेक्चर के दरमियान डिस्कस किया था कि कोई भी जो यूनिफॉर्म बॉडी होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होते हैं। यूनिफॉर्म बॉडी दैट मीन्स की जिसके डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म होते हैं उसको यूनिफॉर्म बॉडी बोलते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जहां डायगोनल्स रेक्टेंगल के इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल जहां पर होता है वहीं पर रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास होते हैं। सेम स्क्वायर में भी यही बात है कि रेक्टेंगल्स स्क्वायर में दोनों में जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल जहां पर है वहां पर सेंटर ऑफ मास होते हैं इनके। तो चलिए अब हम थर्ड स्टेप में हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मासेज हैं पार्ट्स की, उनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C1 यानी फर्स्ट पार्ट के सेंटर ऑफ मास, C2 सेकंड पार्ट के सेंटर ऑफ मास, सो ऑन Cn एन पार्ट के सेंटर ऑफ मास, एज C1 का कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख रहा हूं x1 y1, C2 सेंटर ऑफ मास सेकंड पार्ट की जो सेंटर ऑफ मास है C2 इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसी तरह से जो nth पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास Cn कोऑर्डिनेट इसका xn yn। और अब रहा कि ओरिजिन कहां पर लें, तो ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई भी जो बॉडी हो, कोई भी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, तो उसमें ओरिजिन लेना चाहिए हमें सबसे नीचे और सबसे बाईं तरफ, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो होते हैं, लोअर लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होते हैं वहां पर यदि आप ओरिजिन लेते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपका आसान होता है। तब कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया, सभी सेंटर ऑफ मास के यानी जो पार्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया। ये काम फिगर पर कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होता है। देन उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ CM सेंटर ऑफ मास ऑफ द लैमिना XCM, YCM आर। अब सेंटर ऑफ मास जो पूरे लैमिना का होगा उसका x कोऑर्डिनेट XCM हमने लिख लिया एंड y कोऑर्डिनेट YCM लिखा। अब इन दोनों का पता बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आपने सेंटर ऑफ मास का XY कोऑर्डिनेट निकाला, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। XCM पूरे लैमिना की सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस सो ऑन प्लस Mn xn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन प्लस Mn। अब ये टोटल मास ऑलरेडी आपको मालूम ही है, डिवाइड करेंगे अपने आप जो है मास कैंसिल हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। उसी तरह से YCM सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लैमिना की सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस सो ऑन प्लस Mn yn डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन प्लस Mn। चलिए बच्चों, हमने आपको प्रोसेस दे दिया है। अब आपको किसी भी शेप का यदि लैमिना दिया जाए एग्जाम में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो बस ये प्रोसेस आप अप्लाई करिए, आपको आसानी से सभी शेप
कि लेमिना का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल जाएगा। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कितने आसानी से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। अब सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है उसको मैं ले रहा हूं। एनसीईआरटी में है 7.3 एग्जांपल, एनसीईआरटी की एग्जांपल है, एग्जांपल 7.3। इसमें प्रॉब्लम कर रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास of a uniform L-shaped lamina with dimensions as shown. The mass of lamina is 3 kg. अब बच्चों मास दे दे, ठीक है, नहीं मास दे तो जैसे मैंने बताया है पूरे लेमिना का मास आप खुद m सपोज कर लीजिए, फाइनली m कैंसिल हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये जो हमें डायमेंशंस दिए गए हैं इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें ये लेंथ दिया गया है 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, ये लेंथ भी है 2 मीटर, 2 मीटर की ये लेंथ है। नाउ ये है 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है। फिर यहाँ से ये 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, ये दिया गया है 1 मीटर। अगेन यहाँ से ये है 1 मीटर, दिस लेंथ इज 1 मीटर। अगेन फिर ये लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर ये लेंथ दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। दिस लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी लेंथ है। अब हमें निकालना है इस एल शेप लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तब लेते हैं पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहली बात इसका एरिया सपोज कर लेते हैं ए, तो टोटल एरिया ऑफ लैमिना, इसको हम ए सपोज कर रहे हैं। अब इस एरिया को निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। कैसे? तो सेकंड स्टेप में हमने लिखा है कि रेक्टेंगल स्क्वायर में आप इसको डिवाइड करिए और मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर में डिवाइड करिए ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो। तो आप चाहें तो इस तरह से इसको एक रेक्टेंगल ऐसे और फिर ये एक स्क्वायर बन जाएगा, या फिर आप चाहें तो ऐसे रेक्टेंगल ऐसे ले लिया हमने, इसको आगे बढ़ा दीजिए तो रेक्टेंगल हो जाएंगे, फिर ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है जैसे करें। चलिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ किया एक लाइन और बांट दिया हमने इस पूरे लेमिना को एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। क्योंकि ये लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर है तो फिर ये स्क्वायर हो गया। ये लेंथ 2 मीटर और ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर लेंथ है, एंड सो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास उसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी होगा। ये इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी होगा ये पॉइंट। ये हमने इस साइड का ये जो 1 मीटर लेंथ है, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं 1 मीटर, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ यदि कर दिया इस रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास से, यानी ज्योमेट्रिक सेंटर से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होते हैं ये बाइसेक्टर भी होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस साइड का। तो फिर आप ये भी याद रखिए कि स्क्वायर के साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो उसके सेंटर से पास करते हैं। रेक्टेंगल में भी जो साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो उसके
ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने C1 सपोज कर लिया रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली स्क्वायर में ऐसे डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे। देन डायगोनल के मीटिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा मिडिल में। साथ में यदि हम इस स्क्वायर के इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, सिमिलरली इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं ये स्क्वायर के ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करेगा। ठीक है, आप चाहें तो पूरा ऐसे ड्रॉ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों साइड का हो गया, अपोजिट साइड का, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों साइड का हो गया। आप ऐसे भी पूरा आर पार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से आप एक साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो साइड पर ले लीजिए, अपने आप वो मिलेंगे सेंटर पर जाकर के। नाउ ये जो सेंटर हो गया ज्योमेट्रिक सेंटर इस स्क्वायर के लिए, सेंटर ऑफ मास C2। अब हम एरिया का पता लगा सकते हैं आराम से। देखिए इस रेक्टेंगल का जो एरिया है इसको मैं A1 बोल दे रहा हूं। इस स्क्वायर की जो एरिया है इसको A2 बोल दे रहा हूं। अब आप A1 एरिया निकाल लीजिए, कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 इंटू 1 प्लस A2 एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होगा। अब इसका साइड का लेंथ 1 मीटर है, तो फिर 1 का स्क्वायर। नाउ ये निकल गया हमें कितना, 2 + 1 3 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम निकाल लेते हैं मास पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ लैमिना की मास पर यूनिट एरिया सिग्मा डिनोट कर ले रहे हैं। दिस इज, अब पूरे का मास दे दिया है प्रॉब्लम में 3 kg, बट मैं इसको m सपोज कर दे रहा हूं। ठीक है, लेट मास ऑफ लैमिना इक्वल टू m, तो फिर मास ऑफ लैमिना अपॉन एरिया ऑफ लैमिना, ये कर लिया हमने। अब A1 एरिया हमें मालूम है, मास इसका M1, मास ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगुलर प्लेट का मास, इसको M1 से डिनोट किया। दिस इक्वल टू सिग्मा इंटू A1। अब आपको सिग्मा मालूम है, रख लीजिए सिग्मा की वैल्यू, m को m ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो एरिया है 3, न्यूमेरिकल वैल्यू रख ले रहे हैं, मालूम है, रख लेंगे। तो फिर सिग्मा हो गया m/3। A1 एरिया इज 2, ये हो गया 2m/3। सिमिलरली मास ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर प्लेट का मास सिग्मा इंटू एरिया A2। नाउ दिस इक्वल टू सिग्मा is m/3 and स्क्वायर का एरिया A2, 1 स्क्वायर 1, दिस इज m/3। अब कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, जैसा कि थर्ड स्टेप में हमने बोला है, कोऑर्डिनेट लिख लेना है C1 का C2 का, तो फिगर पे लिख लीजिए या फिर आप अलग से लिख लीजिए। चलिए अलग से ही हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स of C1 and C2। C1 center of mass of rectangle at geometric center of rectangle, C2 center of mass of a square at geometric center of the square। अब C1 का कोऑर्डिनेट देखिए जरा आसानी से, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इन दोनों में से किसी को x एक्सिस, किसी को y एक्सिस आप ले लेंगे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, यहाँ पर हम ओरिजिन ले रहे हैं। अब यहाँ से ये ले लिया हमने x एक्सिस, ये ले लिया हमने y एक्सिस। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब
ये लेंथ आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 0.5 मीटर। क्यों? ये 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर हो गया। नाउ ये लेंथ देखिए कितना होगा, वाई एक्सिस पर लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, बिकॉज ये 2 मीटर, ये लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर। एंड सो कोऑर्डिनेट C1 का कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 मीटर कॉमा 1 मीटर। ठीक है, C1 के बगल में कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, यहाँ पर फिगर पे भी आप लिख सकते हैं। फिर C2 का कोऑर्डिनेट, C2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C2 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, अब देखिए ये है 1 मीटर, ये लेंथ, दिस लेंथ इज 0.5 मीटर। क्यों? दिस लेंथ इज 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ है, तो फिर ये हो गया 0.5 मीटर। तो देखिए यहाँ से 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर। फिर y कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, ड्रॉ करिए C2 से परपेंडिकुलर। अब देखिए ये लेंथ कितना होगा, ये है, ये 1 मीटर है, ठीक है, दिस इज 1 मीटर। तो फिर ये हाफ लेंथ जो हो गया, दिस लेंथ इज 0.5 मीटर, ये लेंथ हो गया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये लेंथ हो गए। तो फिर कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस पर लेंथ 1 प्लस 0.5, 1.5, एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब बच्चों जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो इक्वेशन आपने लगाया है, बस वही इक्वेशन लगा दीजिए यहाँ पर। तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना एक्स CM, होल बॉडी, होल लेमिना का सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल लेमिना, दिस इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए m1 मास कितना है हमारा, ये है 2m/3, 2m/3 x1, C1 का x कोऑर्डिनेट 0.5 प्लस m2 मास ऑफ स्क्वायर, दिस इज m2, ये है m2 मास, स्क्वायर का मास m2, ये है कितना हमारा m/3, तो मास m2 हो गया m/3 x2, x कोऑर्डिनेट 1.5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मास m। अब देखिए m से डिवाइड कर दीजिए, m से m कैंसल, m से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो फिर अगली स्टेप में अब m नहीं रहेंगे, तो ये हो गया 2, 1.5 मीन्स 1/3 प्लस m कैंसल, 1.5/3, 3 हो गया एलसीएम हमारा 2.5/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, तो फिर यहाँ से डेसिमल हटाते हैं 10, ये हो गया 5 से डिवाइड ले रहे हैं, 5 2 जा, यानी कि निकल गया हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकल गए कितना, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ एक्स CM, दिस इक्वल टू 5/6 मीटर। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे फिर हम लोग, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट को निकालते हैं इस तरह आसानी से। आप जो है स्क्वायर में, रेक्टेंगल में किसी भी लेमिना को डिवाइड करके और उसके सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये YCM सेंटर ऑफ मास लेमिना की जो है उसका y कोऑर्डिनेट
इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 divided by m1 plus m2. Now m1 mass is 2m by 3, and y coordinate of center of mass 1 meter, 1 plus m2 mass है m by 3, y coordinate of center of mass c2 का 0.5 यानी m2 मास का। m1 मास कहाँ पर होगा, जहाँ पर c1 है। m2 मास कहाँ पर होगा, जहाँ पे c2 है। तो फिर m1 मास का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, c1 का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, m2 मास का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, c2 का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। आराम से देख लीजिए। नाउ दिस इज टोटल मास m1 प्लस m2 टोटल मास से डिवाइड हुआ, m कैंसल, फिर हमें मिलेंगे 2/3 प्लस 0.5/3, 3 हो गया LCM, 2 प्लस 0.5 यानी 2.5। फिर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक 10 लिया। नाउ अब 5 से डिवाइड ले रहे हैं, 5 2 जा, यानी कि ये हो गया 5/6, 3 2 जा 6 मीटर। अब निकालने के बाद एक बार आप एक जगह पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का लिख देंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, पॉइंट को लोकेट करने के लिए x, y आप लिखते हैं। एक बार लिख देंगे, हेंस CM सेंटर ऑफ मास of the lamina is at point, अब ये होगा XCM, YCM पर। तो XCM सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 5/6 मीटर, फिर y कोऑर्डिनेट 5/6 मीटर। देखते हैं NCERT बुक में क्या है, 5/6 मीटर, 5/6 मीटर।